हेलो अस्मिता स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 3। मैं ये थोड़ा वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। अभी रेगुलर सीरीज चालू करने वाला हूँ कि जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जो अपना जो हिल गए हम लोग पूरा, मतलब अभी कुछ इतना अचीव नहीं कर पा रहे। तो मेरा एक इंटेंशन है कि बीइंग एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको सबको 300 के ऊपर लेके जाओ आउट ऑफ 500, मतलब फर्स्ट क्लास 60% के ऊपर ही आना है। कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। एटी गिटी तो दूर की बात है, फेल वाले को तो नहीं पॉसिबल होना ही चाहिए। 300 के ऊपर जाना चाहिए। कुछ कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ क्या है, कंसेप्ट हमको थोड़ा समझ के लेना है। और क्या जैसे हमको सर ने बताया वैसे हमको क्या देखना है कि प्रिसाइज लिखना है, मतलब जो क्वेश्चन वो समझना है और आंसर्स लिखना है। तो इसके लिए अपना जो थियरी है ना वो परफेक्ट होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं सीरीज ला रहा हूँ। अभी जो मैंने जो इसमें जो वीडियोस डाले हैं वो स्पीड बढ़ा के डाला है, तो क्या स्लो स्पीड में किसी को सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मेरा स्पीड वीडियो ऑडियो स्पीड और वीडियो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा इधर उधर कॉन्सेंट्रेशन देके सुनिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और कंसेप्ट जितना क्लियर हो सकता है वो करने का हम लोग ट्राई करेंगे। हाँ, थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन ठाकुर। आपको तो पता है हम लोग अभी सब लोग थर्ड सेम में गए हैं अस्मिता कॉलेज। लेकिन अभी ऐसे देख रहे हैं हम लोग कि स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग वेल। बहुत लोगों को केटी लगा है, अनफॉर्चुनेटली कोई फेल हुए हैं, सब डगमगा हुए हैं, डर गए। जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो उत्साह था ना हमारा कि हम लोग करेंगे एलएलबी, एडवोकेट बनेंगे, वो अभी सब शेकी हो रहा है। तो सिलेबस भी डे बाय डे डिफ़िकल्ट हो रहा है। अब आगे जाएंगे और भी डिफ़िकल्ट होते जाएगा और वास्ट हो रहा है बेसिकली कि हमको ये पता नहीं है कि और रेफरेंस बुक्स भी अगर आप देखेंगे सिलेबस में यूनिवर्सिटी ने जो रेकमेंड किया है, तो सिलेबस से सर रेफरेंस बुक्स आर मेन, आई मीन 10 12 8 10 के ऊपर ही है सिलेबस, रेफरेंस बुक्स दिया हुआ है हर एक सब्जेक्ट के लिए। अभी सिर्फ इतना ही श्योर है कि सिर्फ 4 सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिकल है इन एवरी सेमेस्टर। हमारा हमारा ये तो अच्छा लक है कि सेमेस्टर वाइज थोड़ा डिस्टर्बेंस आया था। सेमेस्टर वाइज वी हैव सिलेबस, ऐसे नहीं कि एक ईयर का एक साथ ही सब, मतलब 5 5 10 सब्जेक्ट्स एक साथ स्टडी करने हैं, एग्ज़ाम देना है। तो यूनिवर्सिटी ने भी हम पे दया किया है कि भाई आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा एग्ज़ाम दो और पास हो जाओ। अब देखो, मैंने एक डेटा निकाला था, तो उसमें क्या है, इंडिया से, होल इंडिया से 11,000 एडवोकेट्स हर साल बाहर निकलते हैं, अंडे से पैदा होते हैं। अब जब बाहर निकलते एडवोकेट्स, तो देखिए अभी तो 11,000 आ रहे हैं ऑल इंडिया बेसिस पे। इतना क्वांटिटी ज़्यादा भी नहीं है 11,000 बोलेंगे तो, बट देन कंपटीशन विल डेफिनेटली कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो वो भी हमको ख्याल रखना है कि अभी जैसे तैसे पास होके नहीं चलेगा, थोड़ा तो नॉलेज चाहिए और बाद में तो प्रैक्टिकल नॉलेज हमको लेना ही है, करेक्ट। तो इसके लिए मैंने वीडियो अभी थोड़ा बनाया है कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है कि देखिए हमारी क्लास में वो अंबर सिंह, देन मोतीलाल मणियार, ये दोनों तो टॉपर है फ्रॉम सेमेस्टर 1। और वो मोतीलाल जी का बैकग्राउंड, ही इज सीए, उनका और भी कोई बिजनेस है। मिस्टर अंबर, अपना क्या नाम, लंबर सिंह, ही इज़ इन नाबार्ड, ऑफिसर इन नाबार्ड। तो इनका बैकग्राउंड, ही इज आईएएस ऑफिसर में भी और दैट ग्रेड, तो पता नहीं सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह उन्होंने दिया है। तो उनको पता है स्टडी कैसे करना है, उनको थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड है, उनको लोगों से बोलने का आदत है। वाइवा में उनको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, इसीलिए हम लोग को क्यों नहीं मिलते हैं। हम लोग तो कैंटीन में, कॉलेज में आते हैं, कैंटीन में बैठ के बहुत बात करते हैं, लेकिन क्या होता है सोचो, हम लोग को वाइवा में ना बोलने भी नहीं आता है। सब मालूम है लेकिन बोलने नहीं आता है, इसलिए मार्क्स कितना मिलते हैं हमको, 15 17 ऐसे मार्क मिलते हैं, करेक्ट है। वेर एज ये जो टॉपर्स है उनको कितना मिलता है, 22 23 इन एवरी सब्जेक्ट। उनको हमसे हमसे सिर्फ वाइवा में बोलने के वजह से, वाइवा में आपको कोई बड़ा लेक्चर नहीं छाड़ना है, लेक्चरर जैसे जो हमको सिखाते हैं, सिर्फ हमको वो पॉइंट को एलैबोरेट करना है 8 10 सेंटेंस में। हमारा एक सेंटेंस से आगे नहीं बढ़ रहा है, राइट। तो हमको क्या करना है कि उनको वाइवा में भी बोलना है कि भाई जो भी क्वेश्चन आएगा, बाउंस आएगा, उसको मतलब जो बम्बार्डमेंट आएगा उसको छोड़ नहीं देना है, मतलब वो हमको कैच पकड़ना है उसका। हाँ, उसका क्या बोलते हैं क्रिकेट का लैंग्वेज में, बाईपास किया, वो नहीं करना है हमको। एवरी क्वेश्चन अटेंड करें। तो ऐसे ही 5 5 मार्क हर एक सब्जेक्ट के मिले ना आपको, तो 5 सब्जेक्ट के या 4 सब्जेक्ट के 20 25 तो ऐसे मिल जाते हैं हमको, राइट। तो उसमें ख्याल रखना है। दूसरी बात है, अभी आज से मैं थोड़ा रिवीजन ले रहा हूँ। पहले तो हम लोग देखेंगे कि अपना ये कंप्लीट हो रहा है,
सिलेबस क्या है वो हमको ठीक से देखना है, 3-4 बार साल में रिवीजन करना है थोड़ा थोड़ा। देखो अभी एक बात देखो, एग्ज़ाम के पहले 1 या 2 दिन हम लोग जो रिवीजन करते हैं ना एग्ज़ाम के पहले, वो हमको बराबर से याद रहता है। 1 दिन 2 दिन हर एक एग्ज़ाम का डेट का पहले छुट्टी रहती है ना, 1 डे अल्टरनेट एग्ज़ाम, अल्टरनेट डे, तो उसमें बराबर से याद रहता है। तो वही अगर हम स्टार्ट से करें ना, जैसा कि एग्ज़ाम कल ही है या नेक्स्ट मंथ है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन एग्ज़ाम के टाइम पे जैसा हमारा ऑटोमेटिक कॉन्सेंट्रेट जनरेट होता है ना, वैसे कॉन्सेंट्रेट स्टार्ट से करें ना, तो आप सब लोग ही आराम से 300 साढ़े 300 के ऊपर जा सकते हैं आउट ऑफ 500। अब ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो या मत करो, तुम दिखाओ या मत दिखाओ, उसके लिए मैंने चैनल स्टार्ट नहीं किया है। ये सब एस्पायरेंट्स है जो LLB एस्पायरेंट्स, उनका भलाई के लिए हम लोग, मैं थोड़ा ये डाल रहा हूँ अपना टाइम देके। देखते हैं आगे आगे चैनल कैसे बढ़ता है। तो अभी हम क्या सिलेबस है 3rd सेम का LLB 3 ईयर का, वो थोड़ा देखेंगे, सो दैट इट गोज़ ऑन रिवाइजिंग। ओके। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नितिन ठाकुर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेमेस्टर 3 का सिलेबस। सेमेस्टर 1 और 2 का सिलेबस थोड़ा इजी था, बट सेम 3 का सिलेबस थोड़ा वास्ट एंड थोड़ा सा आपको बहुत रिवीजन करना पड़ेगा, आप समझ लो। तो देखते हैं सिलेबस क्या क्या है। तो जस्ट इसमें देयर आर 4 सब्जेक्ट्स। बेसिकली इट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, and there is a subject called administrative law, company law and Hindu law, that is family law 2, part 2। part 1 में हमने देखा मुस्लिम लॉ, एंड नाउ द part 2 हिंदू लॉ, part 2 फैमिली लॉ, part 2। सो थोड़ा सा होता है, अभी पहले बार वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ। हाँ, तो लेट अस गो सिलेबस। बहुत सा स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो सिलेबस ही नहीं देखते, मतलब ऐसे डरते। एक्चुअली वो लॉ के लिए इतना बड़ा सिलेबस है कि 19 पेज मैंने तो कंप्रेस किया वर्ड फाइल में। ये आप देखिए 19 पेज का सिलेबस है, दिख रहा है 19 पेज? नहीं दिख रहा है, तो बहुत बड़ा है। 25 पेज का तो सिलेबस है सेमेस्टर 3 का, और उसको हमको अभी करना है, पढ़ना है थोड़ा सा क्या है, तो एक और ही हो जाएगा। तो बेसिकली फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इज टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, लॉज, ऑर्डिनेंस, बाई लॉज, सो मेनी थिंग्स आर देयर। एडजुडिकेशन, उसका एडमिनिस्ट्रेटर का डिस्क्रिप्शनरी पावर, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया, इधर उधर क्या क्या हुआ वो सब उसमें हमको स्टडी करना है। अब तो देखो देखो, ये होल्ड का कुछ बटन आया था, आई एम सॉरी। तो अभी ऐसा है कि इसका कोर्स मटेरियल सब इवोल्यूशन कंसेप्ट, देन रोल ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव इसमें आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पावर ऑफ 3 ऑर्गन्स, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। पावर ऑफ 3 ऑर्गन्स क्या होता है? गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये तो पावर ऑफ 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, मुझे भी पता नहीं सिविल सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट में क्या डिफरेंस होता है, आई डोंट नो, मेरे हिसाब से दोनों सेम है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मतलब डेलीगेशन करता है वो लेजिस्लेशन बाय द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव टू द अदर बॉडीज लाइक ट्रिब्यूनल। एंड कॉन्ट्रैक्चुअल, टॉर्चस लायबिलिटी, लोकपाल, लोकायुक्त, ये भी हमको अभी आ रहा है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में। देन लेजीफेयर एंड वेलफेयर स्टेट। लेजीफेयर मतलब सब लेजर, आराम से चल रहा है, तुम करो, तुम कमाओ, बिजनेस को पूरा फ्रीडम है। वेलफेयर स्टेट में सिर्फ बिजनेसमैन रिच नहीं हो रहे, तो कॉमन पर्सन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और मिडिल क्लास, उनके लिए भी गवर्नमेंट अलग अलग फैसिलिटीज स्कीम्स ला रहा है, उनके वेलफेयर के लिए देखा जाएगा। वेलफेयर स्टेट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन लेजीफेयर एंड वेलफेयर स्टेट, वो भी आपको आएगा। फिर सब में तो सोर्सेस होते हैं, वैसे इसमें भी सोर्सेस हैं, सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फिर क्या क्या ग्रोथ हो रहा है उसका। ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट थियरी एक है, हमको आएगा। देखो ग्रीन लाइट क्या होता है, रेड लाइट क्या, देखो एक्चुअल लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट, दिस इज अ थियरी है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। रेड लाइट में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ग्रीन लाइट थोड़ा ओपन है। आस्ते आस्ते हम समझेंगे बाद में क्या आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या डिफरेंस है वो हमको आएगा। थोड़ा क्लोजअप दिखा रहा हूँ। इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिफरेंस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें क्या डिफरेंस है भी हमको स्टडी करना है। देन रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ट्राईपार्टीट फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब 3 लेवल फंक्शन, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, कॉस्ट जुडिशियल, ये सब का डिफरेंस हमको स्टडी करना है। देन ग्रोथ, रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो डेलीगेशन का ग्रोथ क्यों हुआ है, बिकॉज उसमें द वेलफेयर स्टेट के लिए काम करते हैं, तो
सबका भला होता है पब्लिक का, इसलिए वो दैट इज इन मॉडर्न डेज दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। देन वैलिडिटी ऑफ डेलीगेशन लेजिस्लेशन, देखिए फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, मुझे भी जा रहा है, मतलब मैंने थोड़ा तो उसका मार्किंग तो किया है। फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग द टर्म्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। फॉर्म्स एंड टाइप ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, फिर जुडिशियल कंट्रोल, डेफिनेशन, रूल अगेंस्ट बायस, बायस क्या होता है, ऑडी अल्टरम पार्टम, ये तो हमने मैगजिम, लैटिन मैगजिम सुना है, मतलब सुनना चाहिए दूसरे का, दूसरे अदर पार्टी। देन फेलियर ऑफ नेचुरल जस्टिस, इफेक्ट ऑफ फेलियर ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस में नेचुरल वे से जो जस्टिस दिया जाता है उसका फेलियर हुआ तो क्या होगा, एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल्स। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट डिस्टिंक्शन, इस सिलेबस में वर्किंग ऑफ ट्रिब्यूनल। Then let us go to doctrine of legitimate expectation, legitimate expectation मतलब by way of law, expectation क्या है उसका डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, सारा कुछ आ रहा है। टॉर्चस लायबिलिटी, sovereign नॉन sovereign functions, contractual liability, statutory immunity, privileges, exceptions and accountability एंड लायबिलिटीज कंट्रोल, पब्लिक कॉरपोरेशन। एक एक बार आप थोड़ा वर्ड आप ध्यान में लीजिए। फिर देन उसमें मीडिया लॉबिंग का इफेक्ट क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन है, लोकपाल, लोकायुक्त, महाराष्ट्र लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1971, सेंट्रल विजिलेंस, और हमको देखना है पावर एंड फंक्शंस ऑफ सिविल सर्विसेज, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। देन कौन सा एक्ट ये है, माल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, विसल ब्लोअर, ये सबसे बड़ा है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन देता है। विसल ब्लोअर मतलब जो विसल बजाता है या फिर अवेयरनेस देता है गवर्नमेंट को या अगेंस्ट एनी करप्शन और अगेंस्ट एनी माल प्रैक्टिस। देन इट कम्स टू राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई हमको पढ़ना है, ट्रांसपेरेंसी उसमें कैसे मिलता है, ऑब्लिगेशन उसका एप्लीकेशन कैसा करना है, अपील, पेनल्टीज, हर्डल्स उसमें क्या डिफिकल्ट है, प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है। देन लेट अस गो टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी देखने जाए तो डिफिकल्ट लगता है लेकिन थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो इसमें आ रहा है मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के क्या अलग अलग होता है, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गया। देन जनरल प्रिंसिपल्स, व्हाट में बी ट्रांसफर्ड, व्हाट नॉट में बी ट्रांसफर्ड, क्या ट्रांसफर रिलेटेड उसमें आएगा आपका, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ये सारा कुछ आएगा। कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, कौन ट्रांसफर कर सकता है, मतलब इनसेन ट्रांसफर नहीं कर सकता है, मतलब वो जो सेन होता है तभी ट्रांसफर, मतलब पागल आदमी, जब अच्छा होता है तभी कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो हमने पहले पढ़ा है। देन अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अनबॉर्न चाइल्ड कौन होता है, जो पेट से बाहर आता है वो बॉर्न चाइल्ड होता है, ऐसे नहीं जो पेट में है वो भी अनबॉर्न चाइल्ड है, उसको भी राइट्स है, बट वो होना चाहिए। इट इज़ नॉट दैट उसका डिलीवर हो गया वो, ऐसे नीड नॉट बी। देन चाइल्ड रूल अगेंस्ट परपेचुअलिटी, मतलब चलते रहेगा, चले एक से दूसरे को प्रॉपर्टी जाएगा, दूसरे तीसरे जाएगा, ये ऐसे इट इज़ नॉट अलाउड। देन एक्यूमुलेशन, वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिंजेंट। वेस्टेड मतलब किसी को दिया है, वेस्ट किया इंटरेस्ट। कंटिंजेंट मतलब आपको मालूम है, पहले पढ़ा है कि वो शिप डूब गया, शिप से माल मंगाया, शिप डूब गया तो क्या करेगा, तो विच इज़ इन फ्यूचर विच इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल, दैट इज कंटिंजेंट। देन इलेक्शन, अब ये इलेक्शन नहीं है अपना, इसका इलेक्शन प्रॉपर्टी का रिलेटेड इलेक्शन है, मैं भी भूल गया, अभी पढ़ा था थोड़ा। अलग अलग कॉवेनेंट, ऑस्टेंसिबल ओनर कौन होता है वो हमको आएगा, मतलब जो एक्चुअली ओनर नहीं है पर ओनर जैसे लगता है। कभी कभी हम लोग कंपनी में या किसी के पास जाते हैं तो हमको लगता है यही ओनर है, बट वो एक्चुअली मैनेजर होता है, तो सब राइट्स दिए होते हैं। सो इट्स भी ऑस्टेंसिबल ओनर, जो ओनर नहीं फिर भी लगता है। वैसे प्रॉपर्टी में हमको एक हाथ लगता है कि ये ओनर है, बट एक्चुअली में जब डॉक्यूमेंट देखते हैं टाइटल ओनर नहीं है, एक्चुअली उसके पोजीशन है, उसके पास है, उसको फुल राइट्स है, दैट इज ऑस्टेंसिबल। स्टॉपेल लीज पेंडेंस, स्टॉपेल मतलब स्टॉप करना, लैटिन वर्ड। लीज पेंडेंस मतलब लॉ सूट है वो पेंडिंग है, लॉ सूट पेंडिंग, ऐसे हमको पब्लिश करना है। लॉ सूट इज पेंडिंग अगेंस्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में और उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो हमको ये करना होता है कोर्ट में, एक लीज पेंडेंस, तो वो थोड़ा पब्लिक इज अवेयर, तो कोई व्यवहार नहीं करेगा फिर बाद में। देन फ्रॉडुलेंट पार्ट, अटेस्टेशन, स्पेसिफिक ट्रांसफर, मॉर्गेज एंड चार्ज, वो तो आपको पता है चार्ज होता है क्लाइंट पे, मॉर्गेज करता है। देन स्पेसिफिक ट्रांसफर। देन लेट अस कम टू क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक्शनेबल क्लेम इसमें बहुत आता है। देन गिफ्ट
गिफ्ट पे हम लोग देख सकते हैं इंडियन ईजमेंट एक्ट। ईजमेंट क्या है, तो ईजी होना चाहिए, मतलब मेरा समझो लैंड है, उस पर मेरा हक है, लेकिन दूसरे का लैंड मेरे पीछे है, तो उसको ही शुड बी एबल टू गो, मतलब पाथ देते हैं ना, राइट टू वे, दैट इज अ इंडियन ईजमेंट एक्ट। इसमें भी अलग अलग नॉर्म्स एक्ट पूरा लिखा है, किसने लिखा है पता नहीं, ये एक एक वर्ड पे एक्ट लिख देते हैं और हमारा काम बढ़ा देते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट, डॉक्यूमेंट्स डिलेज हुआ तो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट। अब ये स्टैम्प एक्ट आपको याद आएगा तेलगी घोटाला, तो सिमिलर टू है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट, रूल्स रेगुलेशन कम्स टू एडजुडिकेशन। इम्पाउंडिंग मतलब धड़कना, दिल धड़कना, अभी यहाँ पे मतलब पता नहीं। अलाउंसेस फॉर स्टैम्प रेफरेंस, ये हो गया अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तीसरा आया फैमिली लॉ, मतलब मेनली हिंदू लॉ ही है। इसमें आएगा इवेल्यूएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब जैसे हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे, सोर्सेज, इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, ये सब इसमें भी आएगा। ये लाइनेज, मतलब क्या लाइनेज है, बाप बेटा, ये अथॉरिटी, लोकेशन, कॉन्जुगल यूनिट, न्यूक्लियर, एक्सटेंडेड एंड जॉइंट। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के पहले मोर देन वन मैरिज वॉज अलाउड, 1955 के बाद में ओनली वन मैरिज अलाउड इन हिंदू। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, मतलब कोई लोग दूसरे के नाम पे ज़मीन लेते हैं, घर लेते हैं, स्पेशल पॉलिटिशियन, तो उसका भी एक्ट है 2016 में आया हुआ है, बेनामी ट्रांजैक्शन, मतलब नाम नहीं दूसरे का नाम पे लेते, तो दैट इज ऑल्सो नाउ बिन मेड स्ट्रिक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मतलब यू नो दैट डिफरेंट रिलीजन में जो मैरिज होता है, वो स्पाउस डिफरेंट रिलीजन के। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घर में झगड़ा मारा मारी, ये वो हुआ तो धुलाई। फिर मिताक्षरा एंड दया भागा, ये तो हमने थोड़ा पढ़ा है, ये क्या है, स्कूल्स है ना, जो इसके इंडिया स्कूल या सोर्स स्कूल्स आई थिंक। मिताक्षरा एंड दया भागा जनरली बंगाल, उड़ीसा साइड में है, बिहार साइड में, मिताक्षरा रेस्ट ऑफ द इंडिया। देन लेट अस कम टू द मिताक्षरा हो गया। फिर बाद में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये सब पढ़ना है, एक एक लाइन दिया, अक्का एक्ट पढ़ना है। देन मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर्स 2007, ये 2007 में पेरेंट्स का भी एक्ट आया मेंटेनेंस के लिए। तो कौन कौन उसको पेरेंट्स को संभालेगा, उसका हायरार्की क्या, किसके बाद में। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, ये कितना है, 44 ना, 44 याद है ना, ये अपना डीपीएसपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, ये सब होने के बाद में पहले कंपनी लॉ कोई लोग सी वगैरह है, अकाउंटिंग के, उनको सब इजी जाएगा चैप्टर, और हमारे लिए तो सब नया पढ़ना है। देन इट कम्स टू अ लॉ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्रॉस्पेक्ट, सिक्योरिटीज, डिपॉजिट, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग। अब लिफ्ट क्या करने का, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, मतलब घूंघट, कॉर्पोरेट के अंदर जो घोलमाल चलता है उसको लिफ्ट करने का, मतलब उसका पर्दाफाश करने का, विसल ब्लोइंग करने का, तो उसका है डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। हम लोग एक के बाद एक आस्ते आस्ते ये सब डॉक्ट्रिन वगैरह समझेंगे। सिटीजनशिप ऑफ कंपनी सिटीजन होता है क्या, कि सिटीजन होता है तो उसको राइट्स होता है क्या, तो ये भी देखना है, कब से चालू हुआ, कभी नहीं था, ये सब देखना है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब क्या होता है, इंडोर मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब बाहर के आदमी से कंपनी की सुरक्षा करना। इंडोर मैनेजमेंट मतलब वो इंडोर मैनेजमेंट ऐसा करना कि अंदर का इन्फॉर्मेशन बाहर न जाए, बाहर का अंदर ना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हमको समझना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट। देन कम्स अ गोल्डन रूल ऑफ और गोल्डन लेगेसी, ये कुछ हर एक बार गोल्डन होता है हर एक इसमें, तो गोल्डन देखना है। क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी, पनिशमेंट, पर्सनलाइजेशन। देन इट कम्स टू काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, हम लोग जो शेयर रहते ट्रेडिंग जो करते हैं, शेयर खान वगैरह जैसा इसमें, तो शेयर कैपिटल, शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या होता है वो हमको थोड़ा देखना है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। फिर हमको देखना है शेयर्स एंड डिस्काउंट, शेयर कैसे क्या क्या होता है, कौन परचेज है। डिपॉजिट, बैंक कौन डिपॉजिट होता है। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी ऑफ कंपनी क्या होता है, जो कंपनी एलिजिबल है वही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। 100 करोड़, 500 करोड़ का उसका टर्नओवर होना चाहिए, 100 करोड़ का उसका वर्थ होना चाहिए, नेटवर्थ। देन फ्रॉड किया तो क्या उसका डैमेजेस क्या है, टाइम पीरियड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ लिमिट। फ्लोटिंग चार्जेस, फिक्स चार्जेस, मैं फटाफट बोल रहा हूँ, आप सिर्फ एक बार याद रखना, अगले बार। फ्लोटिंग चार्जेस, फिक्स चार्जेस तो आपको मालूम है, बैंक एफडी में वगैरह मिलते हैं। फ्लोटिंग मतलब वेरिएबल चार्जेस, फिक्स मतलब फिक्स चार्ज एक बार है तो 5 साल 10 साल वही हमको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस है, मुझे पता नहीं है। इन काइंड ऑफ मीटिंग्स, अभी मीटिंग भी अलग अलग तरह के होते हैं, मुझे मालूम नहीं, कैंटीन में मीटिंग होता है, फिर लाइब्रेरी में होता है, ऐसे भी हो सकता है। क्या मीटिंग अलग अलग टाइप के, टाइप ऑफ रिजोल्यूशंस, क्या पास हो गया, किधर पिकनिक पे जाना है, क्या करना है, पिक्चर में जाना है। रिजोल्यूशन, मिनट्स, सिक्योरिटी होल्डर्स। देन कन्वेनिंग प्रोसीडिंग्स, देन डिक्लेरेशन, अनपेड डिविडेंड, एजुकेशनल प्रोटेक्शन,
मॉड्यूल 3 DIN डायरेक्टर्स का कुछ तो है, देन टाइप ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, वेकेशन, रिटायरमेंट, ड्यूटीज, राइट्स, लोन्स, इंटरेस्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड कंपोजिशन, कंपनी में कैसा फॉर्म करना है, बोर्ड अलग अलग टाइप के क्या कंपनी होते हैं, प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप, LLP दैट लिमिटेड लायबिलिटी, पब्लिक पब्लिक लिमिटेड, देन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उसके अलग अलग बोर्ड क्या होते हैं, ऑडिट, स्टेक होल्डर क्या होता है, देखो स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं, स्टेक होल्डर है और दूसरा एक शेयर होल्डर होता है, उसमें का भी डिफरेंस क्या है। देन स्टेक होल्डर कंपनी के लिए जो अंदर काम करते हैं, जो नॉट बी इन्वेस्टर बट शेयर होल्डर्स होते हैं, वो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो नॉट इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर एज वेल जो शेयर्स लेते हैं कंपनी के, ओनर सॉर्ट ऑफ, बट आउटसाइड ओनर्स शेयर होल्डर बोलते हैं। स्टेक होल्डर मतलब ये कंपनी का कस्टमर्स, वेंडर्स, ये स्टेक होल्डर होते हैं जिनको कंपनी का भलाई में चाहत होता है। शेयर्स होल्डर को हमारे जैसे जो ट्रेडिंग करते हैं उनको सिर्फ प्रॉफिट में इंटरेस्ट है, बाकी कुछ नहीं, प्रॉफिट गया तो कंपनी छोड़ देते हैं हम लोग तुरंत। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, उसमें क्या क्या, प्रिवेंशन, ऑपरेशन वो नहीं, हॉस्पिटल का ऑपरेशन, WWPR, ये देखना पड़ेगा मीनिंग ऑफ ऑपरेशन। देन कॉर्पोरेट सोशल, देन CSR आ गया, ये क्या करोड़ ऑफ CSR, वाइंडिंग अप, कंपनी का भी वाइंड अप, जो भी मतलब वॉलंटरी वाइंड अप भी होता है एंड नॉर्मल वाइंड अप भी होता है, जब कंपनी लॉस में जाता है, और भी समझे कि वॉलंटरी वाइंड अप। ESG मतलब एनवायरमेंट एंड सोशल गवर्नेंस, अभी नया आया है कि कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमाना है बट एनवायरमेंट के सस्टेनेबल डेवलप्ड होता है। ESG हिस्ट्री, इनसाइडर स्टोरी जो बोलते हैं ना, इनसाइडर ट्रेडिंग, जो शेयर को ऊपर लेके जाते हैं अंदर ही अंदर, पेनल्टीज और ये सब हमको। या और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये मैंने देखा भी नहीं होता, उनको सर भी एक दिन में 4 घंटे में पूरा ख़त्म कर देंगे। क्या है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो अभी मैं क्या करूँ, तो चेहरा नहीं आएगा मेरा, हाँ चेहरा लाता हूँ, हाँ। हाँ स्टूडेंट्स, तो अभी हमने वीडियो देखा, मैंने जैसे तैसे वीडियो बनाया है, पिक्चर सीखी है, टेक्स्ट कैमरा से शूट किया है। मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ थोड़ा ख़राब है और थोड़ा मेरा चेहरा भी डल है, मैं ठीक नहीं हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि स्टार्ट तो कभी सम पॉइंट स्टार्ट करना, नहीं करेंगे तो फिर आगे आगे चलता रहेगा। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी स्टडी करिए, वीडियो देखिए, मुझे सब्सक्रिप्शन अंगूठा कोई दिखाने का जरूरत नहीं। आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे, हम लोग बस आगे बढ़ेंगे, इधर से उधर से बुक देखेंगे और हम लोग पूरा एग्जाम में टॉप करना है। हमको 300 के ऊपर ही जाना है सबको, 300 के ऊपर वाले चाहिए नहीं हम, मतलब ऐसे ही समझ लो 300 के ऊपर। थोड़ा सा टीचर लोग को भी थोड़ा परेशान करिए, उनको क्वेश्चंस पूछिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, आपस में डिस्कस करेंगे। हम लोग कैंटीन में बैठ के भी बात करना है, हमको कैंटीन में बैठ के मजा नहीं करना है, कैंटीन में बैठते नीचे तो हमको डिस्कशन करना है, ये टॉपिक क्या है, वो टॉपिक क्या है, कभी एग्जाम है क्या, उसका वाइवा में, स्पेशली वाइवा, मैं बार बार बोल रहा हूँ सबको स्टूडेंट्स, तो वाइवा में ना अननेसेसरी हर एक सब्जेक्ट में ना हमको आउट ऑफ 25 17 18 15 ऐसे मिल रही सबको, मतलब आपको जो 15 वाले उसको 10 मार्क पर सब्जेक्ट जा रहा है, मतलब 10 मतलब 50 मार्क सिर्फ वाइवा का जा रहा है आपका हवा में, क्योंकि आप वहाँ पे बोल ही नहीं रहे हो, अभी एक सेंटेंस में नहीं बोल पा रहे हो, एक क्वेश्चन तो 3-4 क्वेश्चन ही पूछते हैं सर वहाँ पे, करेक्ट है ना, रोहन सर और सुनील सर, तो उतना भी आपको नहीं आएगा तो आप फिर क्या करेंगे, तो थोड़ा सा उसका ट्राई करो, बस बाकी तो एग्जाम तो आप परफेक्ट लिख ही रहे हैं। वाइवा में हर एक सब्जेक्ट का 10, मतलब 5 सब्जेक्ट का 50, देखो 250 वाला जो है ना अभी, वो 300 के आप पार निकल जाएगा आराम से, तो वो करो। मैं आपको ऐसे कुछ ना कुछ आइडिया बताता रहूँगा, टिप्स, और आगे बढ़ेंगे, सब 300 के ऊपर चले जाएंगे, अपना बैच एकदम सॉलिड होना चाहिए। हाँ, ओके, बाय।